हाय, मैं दीपक सर आप लोग के समझ कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान लेके आया हूँ। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हम करेंगे, जैसे सामाजिक विज्ञान का संबंध क्या है, सामाजिक विज्ञान का उद्गम कैसे हुआ, सामाजिक विज्ञान का महत्व क्या है। तो इसमें हमने आगे चर्चा भी की थी इस पर। तो आज आप लोगों को हमें इसका प्रश्न पढ़ा। देखिए, सामाजिक विज्ञान को लोग कहते हैं कि ये बहुत विषय बोरिंग है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बोरिंग कुछ नहीं है। आप अगर इसको अध्ययन करेंगे तो इतना इंटरेस्ट तो कोई विषय नहीं है। इसमें सभी विषयों का संगम है, सभी विषयों का संगम है। क्या है? सभी विषयों का संगम है, सभी विषयों का संगम है। देखिए, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये जहाँ मिल जाती हैं वह क्या कहलाता है? संगम कहलाता है। अब संगम से आप समझेंगे कि सर जी ये क्या समझाने लगे। नहीं, आप लोगों को लिए कुछ एंजॉयमेंट के लिए मैं बता दिया। अब देखिए संगम कैसे है। सामाजिक विज्ञान एक ऐसी विषय वस्तु है जिसमें आपको भूगोल भी पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान चलिए 1 मिनट, सुविधा के लिए खेद है, इसको मैं पलट देता हूँ और आप लोगों के समक्ष एक मिनट। तो हम चर्चा कर रहे थे कि सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान ऐसी विषय वस्तु है जिसमें आपको भूगोल भी पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है, प्लस राजनीति शास्त्र भी पढ़ना है, राजनीति शास्त्र भी पढ़ना है, प्लस आपको कहीं न कहीं अर्थशास्त्र से भी संबंधित है, अर्थ शास्त्र से भी संबंधित है, प्लस नागरिक शास्त्र भी संबंधित है, प्लस इसमें आपको करेंट अफेयर्स की भी झलक मिल जाती है। जो घटनाएं जल्दी में घटती है उसको करंट बोलते हैं। ठीक है, तो इन विषयों पर हमने आपको जो कि पहले दिन प्रस्तावना जब पढ़ाया था, प्रस्तावना किसे कहते हैं? जिसमें किसी चीज़ की जानकारी जो आती है उसे प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे कि किसी भी, हमने बताया था कि एक निर्माण के बारे में आप लोगों को संसद, राज्यसभा और विषय वस्तु में आपसे चर्चाएं की थी हमने। आज हम मुख्य रूप से क्या चर्चा कर रहे हैं? जो भारत की राजभाषा है, भारत की राजभाषा, राष्ट्रभाषा, क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा। अब हम इसके बारे में जानें कि राजभाषा किसे कहते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं? किसी भी राज्य में बोलने वाली भाषा को क्या कहा जाता है या प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं? हिंदी का करते हैं। आप बताएंगे हिंदी करते हैं, लेकिन जब मैं बोलूं कि क्षेत्रीय भाषा क्या है तो आप कहते हैं भोजपुरी है। तो उसी तरह जो राज्य में बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़, राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 में जो भारत की हिंदी भाषा है वह किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। किस में? यह बहुत प्रश्न पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में। किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा
ऐसी भाषा जिसका प्रयोग पूरे देश के लोग करते हैं। किसका? अधिकतर पूरे देश के लोग करते हैं। मैंने देखिए आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, जैसे भारत की जो राष्ट्रभाषा के रूप में भी दर्जित है, क्योंकि भारत की अधिकांश जो जनता है किस भाषा का प्रयोग करती है? हिंदी। और हिंदी को ही राष्ट्रभाषा का क्या किया गया है? दर्जा भी दिया गया है, ठीक ना। क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में बोलने भाषा को, किसी विशेष क्षेत्र में बोलने वाली भाषा को क्या कहते हैं? क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। जो एक क्षेत्र तक सीमित हो जाए उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, ठीक है। यह भाषा के बारे में है। और भाषा का अर्थ क्या है? भाषा क्यों बनाई गई? भाषा की जरूरत क्यों पड़ी? भाषा विचारों के आदान प्रदान की मुख्य साधन है। जैसे देखिए, भाषा दो प्रकार की होती है, एक मौखिक और एक अमौखिक। मौखिक का मतलब, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने कहा सुनो प्रदीप, आप दौड़ के आए, या कैसी भाषा है? मौखिक। मैंने प्रदीप को, अब देखिए मैं प्रदीप को दो तरह से बुला सकता हूं। प्रदीप मान लीजिए वहां खड़ा है, मैं प्रदीप को कैसे बुला सकता हूं? एक तो आवाज दे के बुला सकता हूं, प्रदीप इधर आओ, प्रदीप आ गया। और अगर प्रदीप वहीं खड़ा है, मैं सोचता हूं कि मैं इस समय पढ़ा रहा हूं, प्रदीप को सिर्फ इशारे से बुलाऊं, प्रदीप, मैं आवाज नहीं दिया, वो प्रदीप समझ गया कि सर जी मुझसे बुलाना चाहते हैं, मुझे कुछ कहना चाहते हैं, मुझे कुछ आदेश देना चाहते हैं। तो ये कैसी भाषा हो गई? अमौखिक हो गई। तो इन भाषाओं के बारे में समझना आवश्यक हो जाता है कि इन भाषाओं का समन्वय कैसे हुआ, किस तरह विकास हुआ, ठीक है। अगले दिन फिर अलग विषय वस्तु, देखिए मैं कुछ न कुछ आप लोगों को अलग करने का प्रयास करता हूं, और इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोल सकता हूँ आप लोगों को समझ, क्योंकि गुरु भी कोई ज्ञाता नहीं होता है और कोई छात्र अनभिज्ञ नहीं होता है। हर छात्र में वो शक्तियाँ निहित होती है कि वह ज्ञानी बन सकता है, और कहीं से न कहीं से बिना गुरु का ज्ञान भी नहीं है। यह आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है। तो ठीक है, अगले दिन फिर एक नई विषय वस्तु पर मिलेंगे। धन्यवाद।